लंदन में फ्लश के पानी को रीयूज किया जा रहा है और हर करोड़पति को उसी से नहाना पड़ रहा है। आपको मालूम है लंदन के सारे करोड़पति जिस पानी से नहाते हैं उनका फ्लश टॉयलेट का पानी है और सरकार बोल के कहती है कि अब हमारे पास इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है, नहाना है तो नहाओ, नहीं तो लंदन छोड़ के चले जाओ। मुझे डर लगता है किसी दिन ये ना हो जाए हिंदुस्तान में ये शॉपिंग मॉल्स के आने के बाद, क्योंकि वो पानी की जरूरत ज्यादा है, उनको बिजली की जरूरत ज्यादा है, सब कुछ उनकी जरूरतें ज्यादा है, आम आदमी को कुछ मिले नहीं उनके लिए, तो ये बैलेंस टूट जाएगा इस देश का। बिजली है नहीं महाराष्ट्र सरकार के पास, सरकार बोलती है कि 3 साल तक 1 मेगावाट बिजली भी हम जोड़ नहीं पाएंगे, सारी बिजली शॉपिंग मॉल्स को ही चली गई, तो फिर किसानों को, आम आदमी को क्या होने वाला है? बहुत तकलीफ आएगी। तो अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें? आप इस पर चिंतन करो। आप कहते हो कि आप इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हो तो चिंतन करो और कोई एक ऑल्टरनेट बनाओ प्लान, कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाओ। क्योंकि जब भी हम ये बात करते हैं ना पॉलिटिशियन से, वो कन्विंस हो जाते हैं, वो कहते हैं बात तो आपकी सब सही है लेकिन ऑल्टरनेट बताओ कुछ। तो मैं आपसे कहने आया आप ऑल्टरनेट बनाओ। हिंदुस्तान का बेस्ट ब्रेन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना इस देश में आईसीएस होने से ज्यादा मुश्किल है। आईसीएस होना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ, 4 किताबें बता देता हूँ, ठीक से पढ़ लो, 10 साल के अनसॉल्व पेपर ले लो और आप आईसीएस पास कर लोगे, ये गारंटी से मैं बताता हूँ। आईसीएस होना बहुत आसान है, आईपीएस होना उससे भी ज्यादा आसान है, आईएफएस होना और भी आसान है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने देखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को पढ़ाई करते हुए दिमाग खराब हो जाता है। 5 साल 6 साल 7 साल जिंदगी जो है कचूमर निकल जाता है। तो इतना अच्छा ब्रेन, और आपका ही ब्रेन है जिसको मल्टीनेशनल हायर करते हैं, 10-20 50 हजार या लाख रुपए महीने पे आप उनके लिए काम करते हैं और बेस्ट प्लानिंग बना के देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 1-8 लाख रुपए में उनके लिए काम करें तो देश के लिए क्यों नहीं काम कर सकते? तो आप कहेंगे जी देश पैसा थोड़ी देगा, लेकिन देश आपको सम्मान तो देगा। सम्मान तो पैसे से बड़ा होता है ना। हर व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है, मैं उसको पूछूं अब क्या चाहिए तो कहता है सम्मान चाहिए, तो मैंने कहा वो तो बिना पैसे में मिलता है, उसके लिए पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। आप समाज के लिए काम करने लगो, देश के लिए काम करने लगो, इतना सम्मान मिलेगा। आप बोलोगे जी पानी चाहिए तो लोग दूध पिलाएंगे, आप बोलोगे दूध चाहिए तो बासुंदी खिलाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे जाने के लिए कार चाहिए तो आपके लिए चार्टर्ड प्लेन दे दे के लाते कि आप काम तो करो देश के लिए। इस देश में सम्मान उन सबको मिलेगा जो काम देश के लिए करे। तो आप देश के लिए एक ऑल्टरनेट प्लानिंग करो। मेरा तो ये कहना है कि ये जो मनमोहन सिंह की प्लानिंग है, इसके पैरेलल एक प्लानिंग करो कि इस देश में मनमोहन सिंह कहता है कि 10% का ग्रोथ रेट हम लाएंगे, तो आप एक ऐसी प्लानिंग करके दो कि 10% का ग्रोथ रेट हम भी ला सकते हैं दूसरे तरीके से, जिसमें भारत भी बचा रहे, भारतीयता भी बची रहे, भारत के किसान भी बचे रहे, आगे बढ़े, भारत के उद्योग भी चलते रहे, छोटे व्यापारी, छोटे लोग मरे नहीं और आगे बढ़े, तो भी हम 10% ग्रोथ रेट ला सकते हैं। इसमें आपका ब्रेन लगे और ये कोई ड्राफ्टिंग आप करो तो मैं पूरे देश में लाउड स्पीकर की तरह से उसको बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि देखो नागपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने ये प्लान किया है पूरे देश की इकोनॉमी के लिए। आप थोड़ी हिम्मत करो, एक ऑल्टरनेट बजट बनाओ। चिदम्बरम का एक बजट, हमारा दूसरा बजट है, ये ऑल्टरनेट बजट है। आप उनकी जो टैक्स प्लानिंग है ना, उसके पैरेलल आपकी टैक्स प्लानिंग बनाओ, और ये सब हम कर सकते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। थोड़ा ब्रेन को आप स्टॉर्म करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग 2-4 सेशन करेंगे तो एक ऑल्टरनेट प्लान इकोनॉमी के लिए, बजट के लिए, सब कुछ हम बना सकते हैं। वो देश के सामने हम प्रेजेंट करेंगे, देखो ये ऑल्टरनेट है। मनमोहन सिंह कई बार क्या झूठ बोलता है, देयर इज नो ऑल्टरनेट, बोलता है यही रास्ते पे चलना है, भले कुएं में गिरे, कहता यही ऑल्टरनेट है, ही नहीं कोई ऑल्टरनेट मेरे पास। तो आप जवाब तो दो कि हाँ देयर इज ऑल्टरनेट है।
टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, प्लानिंग ऐसी हो सकती है, तो भी ग्रोथ रेट आपका कम नहीं होगा। ऐसा एक ऑल्टरनेट हम बनाएं। मैं भी आपके साथ थोड़ी बहुत उसमें मदद कर सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत कर सकता हूँ। हम सब मिलकर एक बड़ा ड्राफ्ट कर सकते हैं, पूरे देश के सामने उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम हिंदुस्तान को रीशेप करें, सॉरी इकोनॉमी को रीडिजाइन करें, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दें। एक छोटा सा सुझाव, मान लीजिए पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम मर्ज करते हैं, सिंगल पॉइंट टैक्स करते हैं, उसका कुछ नाम रखते हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स या एक्स वाई जेड। फिर आप देखो इकोनॉमी कैसी होगी। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस 64 है, सबको मर्ज कर दो, 1 पॉइंट टैक्स कर दो। दूसरा, मेरी बहुत पहले की प्लानिंग है कि इनकम टैक्स को 10 साल के लिए सस्पेंड कर दो या 20 साल के लिए सस्पेंड कर दो या हटाई दो इनकम टैक्स को। क्या जरूरत है इनकम को टैक्स करना? इससे ज्यादा मूर्खता क्या होगी? सोचो ना, किसी को आप रोक रहे हो कि तू मत कमा, यही तो हुआ ना। तो इनकम को क्यों टैक्स करना? एक्सपेंडिचर को टैक्स कर दो या सारे टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल पॉइंट टैक्स कर दो। तो जैसे ही आपके सारे टैक्सेस खत्म होके एक टैक्स हुआ, आप देखो इस देश में ग्रोथ रेट तो 25-30% पहुंच जाएगा, क्योंकि सारा का सारा धन जो इधर उधर छुपा पड़ा है, डेड इन्वेस्टमेंट है, वो सब पाइपलाइन में आ जाए। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। रोज हमारे प्रधानमंत्री गाना गाते हैं, एफडीआई चाहिए, एफडीआई चाहिए, एफडीआई। ये गाना कुछ इस तरह का है कि किसी मरीज के शरीर में खून नहीं बन रहा है, बाहर से बोतल पे बोतल चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ। कितने दिन चढ़ाओगे? बाहर के खून से किस मरीज को कितने दिन जिंदा रखोगे? अगर उसका शरीर खून नहीं बना रहा है तो सोचो कि इसमें कहां प्रॉब्लम है। हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं पैदा हो रहा है और हमें विदेशी पूंजी के लिए बार बार भागना पड़ रहा है, तो इकोनॉमी में कहां रुकावट है कि पूंजी जनरेट नहीं हो रही? वो रुकावट दूर कर दो, पूंजी बनने लगेगी, तो ये भीख मांगना बंद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ी रुकावट है वो टैक्स सिस्टम में है। इतना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम जो भारत का है, दुनिया में शायद किसी देश का नहीं है। जो जो देशों ने टैक्स सिस्टम सिंप्लीफाई किया है वो सब बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं हमारी आंखों के सामने। हम भी टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करें, बहुत आराम से ये होगा। दूसरा, भारत से जो काला धन बाहर जा रहा है ब्लैक मनी के रूप में स्विस बैंकों में, इसको वापस मंगा दें, रास्ते बंद कर दें काले धन के ले जाने के। एक ही रास्ता, इनकम टैक्स खत्म कर दो, धन काला रहेगा ही नहीं तो बाहर जाएगा ही। जिसके पास जितना पैसा है, या तो नहीं तो मजा करेगा तो खर्च करेगा, तो भी पैसा इकोनॉमी में आएगा, और नहीं तो जमा करेगा तो बैंकों के पास आएगा, बैंक उस पैसे को देश के लिए उपयोग कर लेंगे। तो ये इंटरनलाइजेशन होगा इकोनॉमी का। और अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए टैक्स के कानून, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1860 का अभी भी चल रहा है। एक्साइज ड्यूटी अंग्रेजों के जमाने की अभी भी चल रही है। ये इतने पुराने कानून चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बदल दो। विदेशी कंपनियों के लिए रात दिन नए नए कानून बन रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए सारे कानून अभी भी चल रहे हैं। तो आपके लॉज और रेगुलेशंस में लिबरलाइजेशन करो, इंटरनल लिबरलाइजेशन करो, टैक्स सिस्टम को मर्ज करके सिंगल पॉइंट कर दो, फिर आप देखो इस देश की इकोनॉमी खुद पैसा पैदा करने लगेगी। एक आध कोई और काम हो सकता है, 1000 रुपए का नोट हमने चला दिया, इसको बंद कर दो, 100 रुपए से ऊपर का कोई नोट नहीं होगा इस देश की इकोनॉमी में। आप जानते हैं अमेरिका कितनी लिबरलाइज इकोनॉमी है, फिर भी उनके पास $100 से ऊपर का नोट नहीं। क्यों नहीं? सोच समझ के उन्होंने रखा है। वो कहते हैं नोट जितने बड़े होते हैं ब्लैक मनी उतनी ज्यादा, तो नोट छोटे कर दो। मैं तो कहता हूँ 100 रुपए का भी क्यों, 50 रुपए का कर दो। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। और एक्साइज ड्यूटी आप कम करो, कस्टम ड्यूटी मत करो कम। इंटरनल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो एक्साइज ड्यूटी कम करो, कस्टम ड्यूटी कम करके तो सत्यानाश हो जाएगा इंडस्ट्रीज का। तो इस तरह के कुछ काम करके एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हम पूरे देश के सामने रखें तो सामान्य लोगों को पता चलेगा कि यस देयर इज ए ऑल्टरनेट, ये ऑल्टरनेट है। तो इसका माने मनमोहन सिंह झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तो लोग फिर उसका समाधान कर लेंगे कि क्या करना है इस आदमी का। 2-3 साल में इलेक्शन आ रहा है तो वो कर लेंगे अपना हिसाब किताब कि ये आदमी हमें नहीं चाहिए जो इतना झूठ बोलता है। देयर इज नो अल्टरनेट। कितने अल्टरनेट हैं इस देश में? तो ऐसा कुछ अगर हम करें तो बहुत अच्छा होगा। और चलते चलते एक छोटी सी बात की, अगर आप मानते हैं कि आपको अमेरिकन हो जाना चाहिए तो हो जाइए, उसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, लेकिन पूरे हो जाइए, आधे अधूरे नहीं।
जैसे आजकल मैं देखता हूँ ना, पिताजी का नाम रामदयाल, माता जी का नाम गायत्री देवी, बेटा जो है टिंकू। तो टिंकू के हिसाब से रामदयाल और गायत्री देवी को बदल दीजिए, और या रामदयाल और गायत्री देवी को टिंकू बदल लेना चाहिए। ये खिचड़ी मत करिए, आधे अमेरिकन आधे हिंदुस्तानी। आप अगर अमेरिकन होते तो ईमानदारी से हो जाइए, और फिर अपेक्षा मत करिए कि बीवी आपको गरम गरम रोटी बना के दे, क्योंकि अमेरिका में कोई बना के नहीं देती। और ये भी अपेक्षा मत करिए कि वो आपके प्रति विश्वास पात्र रहे, क्योंकि अमेरिका में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नॉर्मल है। वो एक फ्राइडे को किसी के साथ जाती है, दूसरे फ्राइडे को किसी और के साथ जाती है। आपको मालूम है अमेरिका में बोलते हैं 3W का कोई भरोसा नहीं है, वाइफ, वेदर, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, पत्नी का भी भरोसा नहीं है, और तीसरा है वेल्थ। कल करोड़पति थे, आज करोड़पति हो जाएंगे। तो आप भी भारत में मान लीजिए, पत्नी का भरोसा नहीं है, बच्चों का भी नहीं। बच्चे आपको चांटा मार दें तो उसमें अफसोस मत करिए, क्योंकि अमेरिका के बच्चे माँ बाप को पीटते रहते, गोली भी मार देते हैं। हाँ, आपको मालूम है, गोली मार देते हैं पिताजी, क्योंकि पिस्तौल वहां पर ऐसे मिलती है जैसे खिलौने मिलते हैं। पिस्तौल को किसी भी दुकान में से कोई भी खरीद सकता है, खिलौने जैसे खरीदता है। पिताजी से थोड़ा बड़बड़ हुई, निकाला, शूट कर दी। अमेरिका की जेलों में सबसे ज्यादा बच्चे ही बंद हैं क्राइम। फिर आप तैयार रहिए, सबसे ज्यादा रेप केसेस अमेरिका में है, तो यहाँ भी होंगे। मोलेस्टेशन सबसे ज्यादा अमेरिका में होता है, यहाँ भी होगा। अमेरिका में प्रति 1000 व्यक्ति पर एक पुलिस है, तब भी हाईएस्ट क्राइम अमेरिका में है। भारत में 10,000 लोगों पर एक पुलिस है, तभी भी लोएस्ट क्राइम भारत में है। तो इसको रिवर्स कर दीजिए, हाईएस्ट क्राइम हो इस देश में। आप घर से बाहर निकले, कोई भी आपको चाकू मार के कुछ भी छीन के ले जाए, तो आप उसमें रोइएगा ये मत, क्योंकि ये अमेरिका है। आपके 2 बच्चे हैं, लड़की है और लड़का है, 15-17 साल की उम्र में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना ले, तो रोइएगा ये मत, क्योंकि अमेरिका में भाई बहन संबंध बना लेते हैं। वो टीचर के साथ भी बना लेते हैं, स्टूडेंट्स और टीचर के फिजिकल रिलेशंस हैं। और फिर आप रक्षाबंधन छोड़ दीजिए, वैलेंटाइन डे शुरू कर दीजिए। अमेरिकन होना है ना, तो रक्षाबंधन तो छोड़ना ही पड़ेगा, वैलेंटाइन डे में ही जाना पड़ेगा। और अमेरिका जैसा होना है तो पत्नी को मिडी पहनाइए, स्कर्ट पहनाइए, साड़ी में पहनने का आग्रह क्यों? क्योंकि अमेरिका यूरोप में सभी महिलाएं स्कर्ट पहनती हैं, आप भी करिए। ये नहीं चलेगा कि पति तो 3 पीस सूट और टाई पहने और पत्नी साड़ी में आए। ये आधा पहिया अमेरिका का, आधा हिंदुस्तान का, कैसे चलने वाला है? पत्नी को भी स्कर्ट पहनाइए जो आप 3 पीस सूट और टाई में आते हैं। तो सब लेवल पे चेंज करिए। फिर खान पान बदलना पड़ेगा आपको, रहन सहन बदलना पड़ेगा, आचरण बदलने पड़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमी जो होता है ना, वो अकेला नहीं होता, पूरे सोसाइटी का हिस्सा होता है इकोनॉमी। एक समाज का छोटा सा हिस्सा है इकोनॉमी। तो अमेरिकन सोसाइटी जैसी आप भारत में सोसाइटी बनाइए, यूरोपियन सोसाइटी जैसी भारत में सोसाइटी बनाइए, जहां कहीं आत्मीयता ना हो, कहीं प्रेम ना हो, कहीं दया ना हो, कहीं करुणा हो। अमेरिका में हंसी भी नकली होती है। एयरपोर्ट पे आप उतरेंगे ना, तो वहीं से शुरू हो जाएगा। हंसना भी नकली है और हाथ मिलाना भी नकली है। तो नकली हंसी आप भी सीख लीजिए। आत्मीयता कहीं नहीं मिलेगी आपको अमेरिका और यूरोप में, खरीदने से भी नहीं मिलेगी, और भारत में फोकट में ही मिलती है। कोई आदमी आपको जानता नहीं है, फिर भी नमस्ते करके निकल जाएगा मुस्कुराते हुए, आपको भी सुख दे जाएगा, खुद भी सुख ले जाएगा। ये अमेरिका यूरोप में कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो टोटल चेंज करिए, या तो रहन सहन, खान पान, आदतें, आचरण, व्यवहार, परंपरा, मान्यता सब बदलिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप साबुन बदल लें और बाकी सब वही रखें, वो ऐसा नहीं होने वाला। साबुन आएगा अगर अमेरिका से, तो साबुन के साथ सब कुछ आएगा। आप ये चाहें कि भाई नूडल्स तो हम उन्हीं का खाएंगे, लेकिन चटनी अपनी हिंदुस्तान की रहेगी, तो ये नहीं होने वाला। नूडल्स आएगा तो अपने साथ बहुत कुछ लेके आएगा। नूडल्स खा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि सुअर का मांस भी खाएं, क्योंकि अमेरिका के सभी नूडल्स सुअर के मांस से बनते हैं, इंक्लूडिंग मैगी। मैगी में सुअर के मांस का रस है। और आप कहें जी हम तो कट्टर शाकाहारी हैं, फिर भी मैगी खाते रहें, तो ये नहीं चलने वाला। तो सब बदलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं बदल सकते सब कुछ, तो फिर हिंदुस्तानी हो जाइए, बीच में मत लटकिए, त्रिशंकु मत बनिए। मेरी ऐसी मान्यता है। पूरी ताकत से या तो अमेरिकन यूरोपियन हो जाए, नहीं तो पूरी ताकत से भारतीय हो जाए। बीच का कोई भी हिस्सा लटक गए तो दुख ही दुख देगा, तकलीफ ही तकलीफ देगा। तो शॉपिंग मॉल्स बनाने हैं तो जरूर बनाइए, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी लाइए फिर इस देश में।
अमेरिका की सरकार सब लोगों की सिक्योरिटी करती है। आपको मालूम है सोशल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा खर्चा है, तो इस हिंदुस्तान में सोशल सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा खर्च करा लीजिए, मैं शॉपिंग मॉल को पूरा सपोर्ट करूंगा। और अगर यहाँ सोशल सिक्योरिटी